Assalamualaikum students, I am from the Progressive Model School main campus, first term syllabus, grade 6, subject English B grammar. Today we are going to learn different topics in this video. Let's start with our first topic, which is an essay, and the topic name is My Hobby. My hobby means मेरा मशगला. Let's start. Different people have different hobbies. Some people like to read books while some like collecting stamps or coins. बहुत से लोगों के या मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशागिल होते हैं. कुछ लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग स्टैम्प्स यानी मोहरें और कॉइन्स यानी सिक्के जो हैं वो उनको इकट्ठा करना या उनको जमा करना उनका शौक होता है. कीपिंग पेट्स, डूइंग फोटोग्राफी, पेंटिंग आर सम other very famous hobbies, but these are very expensive hobbies. कीपिंग पेट्स, पेट्स कहते हैं जो पालतू जानवर जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इस तरह के जो जानवर जो हम घरों में जो पालते हैं, तो पालतू जानवर कीपिंग पेट्स यानी पालतू जानवरों को रखना. डूइंग फोटोग्राफी, फोटोग्राफी करना. पेंटिंग वही तस्वीर आ जाता है, तस्वीर बनाना. आर सम अदर वेरी फेमस हॉबीज, ये तमाम जो हैं ये भी कुछ मशहूर मशागिल हैं, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव हॉबीज. लेकिन ये मशागिल जो हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं यानी महंगे होते हैं, यानी इन पे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा आते हैं. एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड देम, इनको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता या ये हर किसी के लिए बर्दाश्त करने के काबिल हर कोई इनको नहीं होता. आई ऑल्सो हैव अ हॉबी, मेरा भी एक मशगला है. माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, मेरा मशगला बागबानी है. गार्डनिंग कहते हैं बागबानी यानी पौधे लगाना. आई हैव सम स्पेयर लैंड एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के बैक साइड पे यानी पिछले हिस्से में कुछ खाली ज़मीन पड़ी है. आई हैव चेंज्ड इट इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन, मैंने इसको एक खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया है. आई इंजॉय माई टाइम इन गार्डनिंग, मैं बागबानी में अपना वक्त जो है बहुत ही उससे लुत्फानंदोज़ होता हूँ. बागबानी में जो मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ या जो मैं अपना टाइम गुजारता हूँ उसमें बहुत ही मैं लुत्फानंदोज़ होता हूँ या बहुत खुशी महसूस करता हूँ. इन माई गार्डन आई हैव सम फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल प्लांट्स, मेरे इस बाग में कई फलों के दरख्त और सब्जियों के पौधे हैं. दे प्रोवाइड अस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द सीजन, ये हमें मौसमी फल और सब्जियां, बहुत सी ताज़ा फल और सब्जियां जो है यहाँ से हमें हासिल होती हैं. माई गार्डन इज़ आल्सो फुल ऑफ कलरफुल एंड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, मेरे बाग में बहुत ही अच्छे रंगीन, कलरफुल यानी रंग बिरंगे, एंड स्वीट स्मेलिंग और अच्छी खुशबू रखने वाले फूल. मेरा बाग जो है बहुत से रंगीन और अच्छी खुशबू वाले फूलों से भरा हुआ है. दे इंक्रीज ब्यूटी ऑफ माई गार्डन, वो मेरे बाग की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं या बढ़ा देते हैं. आई प्रेजेंट दीज फ्लावर्स टू माई फादर, मदर, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, मैं इन फूलों को अपने वालिद, वालिदा, हमसायों और दोस्तों को पेश करता हूँ. गार्डनिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव हॉबी, बागबानी एक महंगा मशगला नहीं है. वी हैव टू बाय सम सीड्स एंड सम पॉट्स और अ लिटिल लैंड, हमें इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक मतलब हमें इसके लिए बीज खरीदने पड़ते हैं. सीड्स कहते हैं बीजों को, हमें इसके लिए एक बीज खरीदने पड़ते हैं और कुछ हमें इसके लिए बर्तन या छोटी सी ज़मीन का जो है टुकड़ा हमें इसके लिए चाहिए होता है. सो गार्डनिंग इज़ अ वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव हॉबी. बस गार्डनिंग या बागबानी जो है बहुत ही मुफीद और मालूमाती मशगला है. इट इज़ वेरी यूजफुल हॉबी, ये बहुत ही मुफीद मशगला है. और नेक्स्ट टॉपिक इज गुड मैनर्स. गुड मैनर्स कहते हैं अच्छे आदाब को. गुड मैनर्स मीन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. गुड मैनर्स यानी अच्छे आदाब का मतलब है क्या किया जाए और क्या ना किया जाए. These things change with the times and places. ये चीज़ें वक्त और जगह के साथ साथ बदलती रहती हैं. A well-mannered person does not laugh at others' troubles. एक अच्छे आदाब वाला इंसान दूसरों की मसाइब या दूसरों की मुश्किलात पर हंसता नहीं है. He tries to help others. वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है. He is kind to people as well as animals. वो ना सिर्फ इंसानों के साथ मेहरबाना सलूक करता है बल्कि जानवरों के साथ भी उसका रवैया मेहरबाना होता है.
He takes his turn in queues. वो कतार में अपनी बारी का इंतज़ार करता है. He give his seat to old men in the buses and vans. वो बसों और वैन में बूढ़े लोगों को अपनी सीट देता है. He says, please, with request and thank you after he gets something from someone. He says please with request. वो दरख्वास्त के साथ प्लीज़ या मेहरबानी फरमाकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है. थैंक यू आफ्टर ही गेट्स समथिंग फ्रॉम समवन. जब वो किसी से कोई चीज़ लेता है तो उससे शुक्रिया अदा करता है. He stands in front of older person and sits only when the other fellow has taken seat. He stands in front of older person. वो बूढ़े लोगों के सामने खड़ा रहता है और तब तक नहीं बैठता जब तक दूसरे अपनी सीट पर ना बैठ जाएं. He listens more and talks less. वो ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है. He says अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट टू एवरीबॉडी. वो हर एक को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यानी सुबह का सलाम, सुबह बखैर, गुड इवनिंग शाम का सलाम और गुड नाइट या शब बखैर या रात का सलाम टू एवरीबॉडी हर किसी को करता है. When he meets someone, he says, how do you do? जब वो किसी से मिलता है तो वो कहता है आप कैसे हैं. When he is introduced to someone, जब किसी दूसरे से उसका तारुफ करवाया जाता है, he does not interrupt others in their conversation. वो दूसरों की गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं करता. This is our essay which was good manner. The next topic is application. Now we come to the application. Before taking start, I will explain the format of applications and letters, which is the basic thing of writing an application or letter. There are three main parts of applications and letters. The first one is heading. Heading means the upper part or the headlines of the letter or application. The second one is body. Body means content. And third one is signature line, which means ending or closing line. Now we start our application, which is application for an urgent piece of work. Application for an urgent piece of work मतलब अपने प्रिंसिपल को ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त लिखना. To the principal progressive model school Rawalpindi. Principal progressive model school Rawalpindi. Sir, जनाब, I have an urgent piece of work at home. जनाब, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम पेश आ गया है. Kindly grant me leave for one day. मेहरबानी फरमाकर मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत की जाए. I shall be grateful to you for this kindness. मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार होगा. Yours obediently, आपका ताबेदार XYZ and dated 1st May 2020. और नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी के लिए दरख्वास्त लिखना. To the principal, Progressive Model School, Rawalpindi. Principal, Progressive Model School, Rawalpindi. Here, this is the heading of this application. Sir, Janab, with due respect that I am suffering from fever. जनाब, मोहतबाना गुजारिश है कि मुझे बुखार है. Therefore, I cannot come to school. ताहम मैं स्कूल नहीं आ सकता. Kindly grant me leave for one day. मेहरबानी फरमाकर मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए. I shall be grateful to you for this kindness. आपकी इस मेहरबानी के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा. This is the content or the body of the application. Yours obediently XYZ. आपका ताबेदार XYZ and this is a signature or closing line of the application. Now we start. Letter to father asking him for money यानी अपने वालिद को पैसों के लिए या रकम के लिए खत लिखना. Examination Hall, City ABC, dated 14th April 2020. This is the heading of the letter. My dear father, मेरे प्यारे अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम.
You will be glad to know that I have passed my examination of class 5th. आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने 5वीं जमात का इम्तहान पास कर लिया है. I have to buy books for class 6th. मुझे 6ठी जमात के लिए किताबें खरीदनी हैं. Kindly send me Rs 2000 by money order. बराए मेहरबानी मुझे मनी ऑर्डर के ज़रिए 2000 रुपये भेजिए. This is the content or the body of the letter. Thanks, शुक्रिया, yours loving son XYZ, आपका प्यारा बेटा XYZ, and this is the signature or closing line of the letter. Now topic is story and the topic is union is strength. Union is strength means इत्तफाक में बरकत है. Let's start. Once an old farmer had 3 sons. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान के 3 बेटे थे. They always quarreled. वो हमेशा लड़ते रहते थे. The farmer advised them, but all in vain. किसान ने उनको बहुत नसीहत की लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ, यानी सब बेकार रहा. One day, एक दिन the farmer brought a bundle of sticks. एक दिन किसान छड़ियों का एक बंडल लेकर आया. He asked his sons to break it, but no one could break it. उसने अपने बेटों से इसको तोड़ने का कहा लेकिन कोई भी ना तोड़ सका. Then the farmer untied the bundle and asked them to break it. अब किसान ने उनको untied मतलब उनको खोल दिया, अलग अलग कर दिया स्टिक्स को और अपने बेटों से कहा कि इसको तोड़ें. Now it was very easy for them to break. अब उनके लिए इसको तोड़ना बहुत ही आसान था. The farmer said, किसान ने कहा, there is a lesson for you that united you stand, divided you fall. किसान ने अपने बेटों से ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए एक सबक है, वो ये कि इत्तफाक से अगर तुम एक साथ इकट्ठे रहोगे तो तुम आगे बढ़ोगे या खड़े रहोगे. Divided you fall यानी अगर तुम अलग अलग हो जाओगे, तकसीम हो जाओगे तो you fall तुम गिर जाओगे यानी ज़वाल पजीर हो जाओगे. मॉरल, यूनियन इज स्ट्रेंथ. इस कहानी का नतीजा ये है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है. इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम इत्तफाक से रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, और अगर हम इन स्टिक्स की तरह अलग अलग हो जाएंगे तो हर कोई हमें कमज़ोर समझकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा. और नेक्स्ट स्टोरी इज काइंड डीड. काइंड डीड यानी नेक अमल. सबुक्तगीन वॉज अ किंग. सबुक्तगीन एक बादशाह था. वन डे ही सा अ डियर ग्रेजिंग विद हर यंग वन बाय हर साइड. एक दिन उसने हिरनी को अपने छोटे बच्चे के साथ घास चरते देखा. ही कॉट द यंग वन, ट्राइड इट्स लेग्स एंड लेड इट ऑन हिज हॉर्स बैक. उसने छोटे बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और उसे अपने घोड़े की पीठ पर रख दिया. He looked back behind him and saw the deer who kept following him sadly. उसने अपने पीछे मुड़कर हिरनी को देखा जो कि अफसरदगी से उसका पीछा करती चली आ रही थी. He stopped and untied the fawn. वो रुका और उसने बच्चे को खोल दिया. फॉन कहते हैं हिरन के बच्चे को. Then he left it to go free. तब उसने उसे आजाद कर दिया, खोल दिया. The fawn ran to its mother. बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता हुआ चला गया. The same night, उसी रात, सबुक्तगीन saw an angel in his dream. सबुक्तगीन ने अपने ख्वाब में एक फरिश्ता देखा. Who told him, जिसने बताया, the mercy you have shown to the poor and helpless animals this day has pleased Allah. कि आज तुमने लाचार और बेसहारा जानवरों पर जो मेहरबानी या जो रहमदिली दिखाई है, अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आई है. अल्लाह ताला उससे बहुत खुश हुए हैं. योर नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ किंग्स. तुम्हारा नाम बादशाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है. व्हेन यू बिकम अ किंग, जब तुम बादशाह बनोगे, बी मर्सीफुल टू ऑल, सबके साथ रहमदिली का सलूक करना. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ही मैरिड द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ गजनी. उसकी शादी गजनी के बादशाह की बेटी से हो गई. आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, ही बिकेम द किंग. बादशाह की मौत के बाद वो बादशाह बन गया.
मॉरल नतीजा, काइंड डीड नेक अमल। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम बेसहारा और गरीबों की मदद करेंगे, उनके साथ रहमदिली का सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर भी मेहरबान होगा। यानी सबुक्तगीन ने जानवर पर रहम खाया, उसके बच्चे को खोल दिया, आज़ाद कर दिया, तो अल्लाह ताला को उसका ये अमल बहुत पसंद आया और अल्लाह ताला ने इसके नतीजे में उसे मुल्क की बादशाहत अता कर दी। इसका मतलब ये है कि नेकी का बदला नेकी, यानी अगर हम किसी के साथ नेकी का सलूक करेंगे तो अल्लाह ताला उस नेकी के बदले में हमें उससे कहीं ज्यादा अजर देंगे। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। Forms of verb: present, past and past participle. Before starting forms of verb, I am going to describe that what is a past participle. It is the third form of the verb, usually ends in D or ED. ये verb की थर्ड फॉर्म है, यानी तीसरी जो उसकी किस्म है, और ये अमूमन डी और ईडी पर खत्म होती है एंड यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेस। और ये आमतौर पर या मतलब ये परफेक्ट टेंस या पैसिव टेंस वॉइस के सेंटेंसेस में यूज होती है एंड मोस्टली द सेम एज द पास्ट फॉर्म। और ये ज्यादातर जो है वो पास्ट फॉर्म की तरह की ही होती है। After explaining past participle, we start forms of verb. The first form is be. Be is the present form, which means ho ya hai. And was is the past form. And the third or past participle form is been. Are, hai, were is the second form, which means थे, and being is used as past participle form of verb. Ask पूछना, past form है asked पूछा, past participle asked पूछा। Answer जवाब देना, past answered जवाब दिया, past participle answered जवाब दिया। Beat मारना या शिकस्त देना, beat शिकस्त देना या शिकस्त दी, बीटन शिकस्त दी। ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया, ब्रॉट लाया। बाय खरीदना, बॉट खरीदा, बॉट खरीदा। बिगिन शुरू करना, बिगैन शुरू किया, बिगन शुरू किया। कैच पकड़ना, कॉट पकड़ा, कॉट पकड़ा। कम आना, केम आया, कम आया। कट काटना, कट काटा, कट काटा। डिग खोदना, डग खोया, खोदा, डग खोदा। डू करना, डिड किया, डन भी किया। ड्रिंक पीना, ड्रैंक पिया, ड्रंक भी पिया। ईट खाना, एट खाया, ईटन खाया। फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, फेल्ट महसूस किया। फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ा, फ्लॉन उड़ा। गेट हासिल करना, गॉट हासिल किया, गॉट या गॉटन इसकी थर्ड फॉर्म है हासिल किया। गिव देना, गेव दिया एंड गिवन भी दिया। गो जाना, वेंट गया, गॉन गया। हियर सुनना, हर्ड सुना, हर्ड सुना। होल्ड पकड़ना, हेल्ड पकड़ा, हेल्ड पकड़ा। कीप रखना, केप्ट रखा, केप्ट रखा। लॉफ हंसना, लॉफ्ट हंसा, लॉफ्ट हंसा। लुक देखना, लुक्ड देखा, लुक्ड देखा। मेक बनाना, मैड बनाया, मैड बनाया। ओपन खोलना, ओपनड खोला, ओपनड खोला। पुट रखना, पुट रखा, पुट रखा। प्ले खेलना, प्लेट खेला, प्लेट खेला। रीड पढ़ना, रेड
Now the spelling is same but the pronunciation is different in the past and past participle of read, read. First form is read, पढ़ना, read, पढ़ा, read, पढ़ा. Ring, घंटी बजाना, rang, घंटी बजाई, रंग, घंटी बजाई. Run, भागना, ran, भागा, run, भागा. Say, कहना, said, कहा, said, कहा. See, देखना, saw, देखा, seen, देखा. Sell, बेचना, sold, बेचा, sold, बेचा. Sit, बैठना, sat, बैठा, sat, बैठा. Show, दिखाना, showed, दिखाया, showed, दिखाया. Sleep, सोना, slept, सोया, slept, सोया. Shut, बंद करना, shut, बंद किया, shut, बंद किया. Now here are the spelling and pronunciation is same. Speak, बोलना, spoke, बोला, spoken, बोला. Stand, खड़ा होना, stood, खड़ा हुआ, stood, खड़ा हुआ. Sing, गाना, sang, गाया, sang, गाया. Take, लेना, took, लिया, taken, लिया. Tell, बताना, told, बताया, told, बताया. Touch, छूना, touched, छुआ, touched, छुआ. Throw, फेंकना, threw, फेंका, thrown, फेंका. Wash, धोना, washed, धोया, washed, धोया. Weep, रोना, wept, रोया, wept, रोया. Work, काम करना, worked, काम किया, worked, काम किया. Student, these are the forms of verb. Now we come to our next topic, which is parts of speech. Parts of speech. First, I will define the parts of speech. The words that we use in our conversation and writing are called parts of speech. यानी वो अल्फाज जो हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं या लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अज्जाए कलाम को, यानी वो अल्फाज जो हम अपनी गुफ्तगू में बोलते या लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम कहलाते हैं. देयर आर मेन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज वर्ड क्लासेस. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या ये अज्जाए कलाम जो हैं इनकी तादाद 8 है जो कि वर्ड या क्लासेस के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि ये हैं. The first is noun, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. Now today we will learn about the pronoun. Definition of pronoun. The pronoun is a word that takes place of a noun. I, me, mine, she, he, it, we, you, they, their, them, you, his, her and us. प्रोनाउन उस लफ्ज को कहते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाम की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आई, मी, माइन, शी, ही, इट, वी, यू, दे, देयर, देम, यू, हिज, हर एंड अस. ये तमाम क्या है? ये प्रोनाउंस हैं, यानी ये नाम की जगह इस्तेमाल किए गए हैं. The words that we use instead of a noun is called pronoun. Now we come to its examples. The first sentence is Ali is ill. He cannot go to school. He is a hockey player. Now in the first sentence, Ali is ill. Ali is the noun, and in second sentence, he cannot go to school. He is used in place of Ali, and he is pronoun here. In third sentence, he is a hockey player. Now again he is used instead of Ali, and he is pronoun is this in this sentence. Next is Aisha is a girl. Aisha एक लड़की है. She is ill. वो बीमार है. She cannot walk. वो चल नहीं सकती. She is a good girl. वो एक अच्छी लड़की है. Now in first sentence, Aisha is a girl. Aisha is a noun, and in second one,
she is ill. She is used instead of Aisha or in place of Aisha, and she is a pronoun. She cannot walk. Here again she is a pronoun because she is used in place of Aisha. I hope you understand the pronoun. Now our second topic is adverb. Definition of adverb. An adverb is a word which is used to modify the meaning of any adjective, verb or other adverb or word group. Adverb कहते हैं वो अल्फाज या वो लफ्ज जो कि एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे वर्ब या दूसरे एडवर्ब या किसी भी अल्फाज के दूसरे ग्रुप को मॉडिफाई करे, यानी उसमें तरमीम करे, उसके मानी को मजीद बढ़ा कर पेश करे, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब. नाउ वी कम टू इट्स यूज ऑफ एडवर्ब. आई वॉक स्लोली. नाउ ly is used as adverb with slowly. He runs quickly. Here ly is used as adverb because it modifies the meaning of quick. They play well. Here double L is used as adverb because it modifies the meaning of this sentence. She sings sweetly. Here ly is used with sweet and it modifies the meaning of sweet. They speak gently. Here ly is used with gentle and it modifies the meaning of gentle. They played badly. Here ly is used with bad and it modifies the meaning of bad. Let's start our next topic, which is present indefinite tense. Present indefinite means फ़ेल हाल मुतलक. Now come to its definition. Present indefinite tense is used to express an action in present time. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक जो है ये मौजूदा ज़माने में किसी भी काम के करने की निशानदेही करता है. डेली इवेंट एंड यूजुअल एक्शन विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस, यानी हमारे रोज़मर्रा के जो मामूल के काम हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, उन कामों की तरफ ये इशारा करता है. सिंपल फॉर्म इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स एंड एस और ई एस इज़ एडेड विद ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जबकि ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अली रीड्स द बुक. अली रीड्स द बुक, अली किताब पढ़ता है, यानी अली के किताब पढ़ने का मौजूदा ज़माने में इशारा इसकी तरफ किया जा रहा है. वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. इसमें भी मौजूदा ज़माने की तरफ ही इशारा किया जा रहा है. अब आते हैं इसकी उर्दू रिकग्निशन की तरफ, यानी उर्दू पहचान, विच मीन्स उर्दू शनाख्त, यानी इन फिक्रों की जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान हम उर्दू में किस तरह करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, जैसे वो खाना खाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं वगैरह. नाउ कम टू इट्स फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स बनावट या इसकी स्ट्रक्चर, यानी इसकी बनावट या इसका जो मेथड होता है बनाने का, ये इसके सेंटेंसेस बनाने का, वो क्या है. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट
कहते हैं फाइल को, यानी काम करने वाला। वर्ब कहते हैं फेल, यानी काम को कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को, मफूल यानी जिस पर काम किया जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की वो ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो होगी सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है मनफी जुमले। मनफी जुमले का फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो आ गया, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, यानी काम करने वाला। इसके बाद डू और डज। अब डू और डज कहां पे इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन्स के साथ डज इस्तेमाल होता है। प्लस नॉट, यानी डज, डू और डज के बाद हम नॉट लगा देते हैं इसके सेंटेंसेस में। उसके बाद वही वर्ब यानी फेल आ जाता है और ऑब्जेक्ट मीन्स मफूल। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं यानी सवालिया जुमले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का इसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से है। डू और डज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। डू और डज के इस्तेमाल के बाद हम सब्जेक्ट को ले आते हैं। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला। उसके बाद आ जाता है वर्ब यानी काम प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स मफूल यानी जिस पर काम किया जाए। तो ये है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके सेंटेंसेस के एंड में आती है वो है क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी डालते हैं, जो कि इसका एक लाजमी जुज है। अब आ जाते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। इट्स अ सिंपल सेंटेंस। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज द नेगेटिव सेंटेंस विच इज आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। द थर्ड सेंटेंस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच इज डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं? Student, this is the present indefinite tense and its formation. Now come to the present continuous tense, which means फेल हाल जारी। Let's start with its definition. Present continuous tense narrates an action which is being continued or going to be continued in the near future. यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फेल हाल जारी, ये टेंस जो मौजूदा जमाने में किसी काम के जारी होने की निशानदेही करता है या करीबी मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने की तरफ इशारा करता है। Is, are, am are used and ing is added with the first form of the verb. इसमें is, are, am जो है वो इस्तेमाल होते हैं और ing is added with the first form of the verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा किया जाता है। ing को हम दूसरे अल्फाज में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा is also called a present participle. Now come to the examples. I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूं। इस सेंटेंस में काम के जारी होने की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी मैं स्कूल जा रहा हूं। मौजूदा जमाने में काम
जारी होने की तरफ इशारा किया जा रहा है। ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी या टेलीविजन देख रहा है। इसमें भी मौजूदा दौर में या मौजूदा जमाने में काम के जारी होने की निशानदेही की जा रही है। एंड थर्ड सेंटेंस इज दे आर ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज अदा कर रहे हैं। इसमें भी मौजूदा जमाने में काम के जारी होने की तरफ इशारा है। लेट्स कम टू द उर्दू रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रों की उर्दू शनाख्त कैसे की जाती है, यानी इसके उर्दू के फिक्रों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, वो खाना पका रही है वगैरह। केस के बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल इसके सेंटेंसेस जो है उनके बनाने का फॉर्मेट क्या है, विच इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इमदादी फेल, यानी ये फेल को आपस में जोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें इसके बनाने का मेथड ये है कि सब्जेक्ट वही आ गया फाइल यानी काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल की हम पहली जो फॉर्म है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे रहा है, रही है, रहे हैं का मानी देने के लिए। प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जाता है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंसेस फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नफी जुमले होते हैं, यानी जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मेट ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान नॉट लगाकर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्लस वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स सवालिया। सवालिया जुमले इसके बनाने का मेथड ये है, इज एम आर यानी वही हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल प्लस सब्जेक्ट मीन्स फाइल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके उसके बाद मफूल के साथ इसके जुमले जो हैं वो मुकम्मल करते हैं। और सबसे आखिर में जो चीज़ है वो बहुत अहम है इसके सेंटेंसेस में, वो ये है कि हम इसके सेंटेंसेस के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क डालते हैं। Now we come to the examples. The first sentence is we are eating meal. It's a simple sentence and we is the subject in this sentence. Are is helping verb. Eating is the verb and meal is an object in this sentence. We are eating meal. हम खाना खा रहे हैं। The second one is I am not going to the market. It's a negative sentence. मैं बाजार नहीं जा रही हूँ। I is the subject in this sentence. Am is a helping verb. Not is used for negative. Going is the verb. To the market. Market is an object in this sentence. The third one is the interrogative sentence, which is am I going to the market? क्या मैं बाजार जा रही हूँ? Am I going to the market?
Now am. In negative sentences, we shift the helping verb in start, and after that we added the subject. Am I going to the market? क्या मैं बाजार जा रही हूँ? Am is the helping verb, I is the subject, going is the verb to the market, and market is an object in this sentence. I hope this video will be helpful for you. Thank you. Allah Hafiz.